हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 101 लाइनर जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके जीएस का। एक तरह से ये सार संग्रह होगा। सारे सब्जेक्ट के जो हैं इसमें क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, एमटीएस वगैरह, ऐसे स्टेट पीसीएस का कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, उसके लिए जो है ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको रिवीजन के तौर पे देखना है, फटाफट आपको रिवीजन हो जाएगा। लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है इसमें वन लाइनर, और कुछ क्वेश्चन जो इसमें आपको नए देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपको पहले से पता होंगे। तो इसलिए जो है आपका रिवीजन जो है अच्छा हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। सारे सब्जेक्ट इसमें लगभग कवर किए गए। एक तरह से जीके का जो है सार संग्रह है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप जो है बाद में वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे 100 प्लस जो है वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चोल काल में जो है सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को जो है मनरम कहा जाता था। याद रखना आपको, मनरम कहा जाता था। चोल काल में जो है सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासक जो थे, उसके गुप्त वंश का जो शासक था उसका दरबार का जो भाषा था वो क्या था? तो वो संस्कृत भाषा में सब चीज़ चलता था उसका। ओके, ध्यान रखना आपको, संस्कृत भाषा था राज दरबारी भाषा गुप्त शासक का। बिंदुसार के मृत्यु के समय जो है अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। वह प्रांत जो है कौन सा था? कौन से प्रांत का गवर्नर था अशोक? जब बिंदुसार का मृत्यु के समय जो है अशोक जो है एक प्रांत का गवर्नर था, तो वो प्रांत कौन था? उज्जैन था। याद रखना आपको, उज्जैन प्रांत का गवर्नर था उस टाइम अशोक। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती नामक जो है महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये किसके द्वारा किया गया? सातवाहन सम्राट के द्वारा हाल ने किया था। कौन सा? गाथा सप्तशती। याद रखना आपको, गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति जो है हाल के द्वारा जो है ये रचना किया गया था, जो कि सातवाहन सम्राट से संबंधित था। एहोल का लाडखा मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? किस देवता का है? तो ये सूर्य देवता का। याद रखना आपको, सूर्य देवता को समर्पित है एहोल का लाडखा मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो है किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण जो था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पहले से आते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे, इसलिए जो है वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, अच्छे ढंग से जो आपका रिवाइज हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट वगैरह, कंप्यूटर से संबंधित इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको कवर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखना, इसलिए वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिए, आपका अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। इब्न बतूता जो वो किसके शासन में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में, ध्यान रखना आपको। स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य को, किसको कहा जाता है? किस मुगल सम्राट के काल को? तो अकबर। याद रखना आपको, अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल सम्राट के काल टाइम पे। वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास का युद्ध में जो है किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर आयर कूट के द्वारा किया गया था। याद रखना आपको, सर आयर कूट के द्वारा नेतृत्व किया गया था वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? भारत में पहली बार जो है मुद्रण मशीन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। याद रखना आपको, पुर्तगाली के द्वारा। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है अरविंद घोष के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदी मुस्लिम का एकता का दूत किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। सरोजनी नायडू के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। 1906 में जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी, जिसको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, ध्यान रखना आपको, दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, गांधी इरविन समझौता। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो याद रखना आपको, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जो है वो लंदन गए थे। इंपॉर्टेंट है।
इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चितरंजन दास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चितरंजन दास के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक चितरंजन दास। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। याद रखना आपको, महात्मा गांधी। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कैलिफोर्निया में जो है 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, कौन सा? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो यह किया गया त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। जो कब हुआ था? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में ये पारित किया गया था प्रस्ताव के। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, MS अने के द्वारा। दो आदमी के मिलकर बना था कांग्रेस नेशनल पार्टी। याद रखना आपको, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय और MS अने के द्वारा स्थापित किया गया था, बनाया गया था। ओके, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के अंतर्गत आता था। उपनिवेश था किसका? पुर्तगाल का, दादर और नगर हवेली। ओके, याद रखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। याद रखना आपको, इलेक्शन कमीशन नहीं सुलझाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन जो है, पब्लिक मनी जो है, वो किसका कहा जाता है? संरक्षक इसका कौन होता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट। और कैग से संबंधित आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद तो 148 आर्टिकल। ओके, ध्यान रखना है। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? ये भाग 3 को कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा जो है संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो कौन तैयार करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो ये मोरारजी देसाई थे। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है ये प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का। ओके, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के किस राज्य में जो सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो ये 1957 में केरल में हुआ। कब हुआ? 1957 में केरल में पहला गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये 1974 में। इंपॉर्टेंट है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब आयोजित किया गया था? ये 1974। इस तरह के क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो है अपकमिंग आपके CBT 2 के एग्जाम हो गया NTPC का, उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जो है वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और बार बार रिवाइज कीजिए, तो ही जाके जो है इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया? किस देश ने मनाया? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो सबसे पहले स्टॉकहोम में मनाया गया। कहाँ पे? स्टॉकहोम में मनाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो ये 1992 में लॉन्च किया गया, 1992 में। जम्मू कश्मीर में जो है पश्मीना शॉल के व्यवसाय के लिए किस प्राणी को बृहद स्तर पर दोहन किया गया? तो चीरू जो है एक जानवर है, एक प्राणी है, उसका जो है बहुत सारा दोहन किया गया, जिससे कि पश्मीना शॉल प्राप्त किया जाता है। जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है, याद रखना है। कार्टाजेना जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका संबंध किससे है? तो ये जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। किससे? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से कार्टाजेना अंतर्राष्ट्रीय संधि का। व्यापक जैव विविधता कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? ये प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है समुद्री वर्षावन। ओके, याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव अकाल मानदंडों को अधिसूचित किया गया? तो कब किया गया? ये 1994 ईस्वी में। कब किया गया? 1994। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो ये एक तरह का बैड ओजोन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक होता है गुड ओजोन, जो कि हमारे पराबैंगनी किरण को क्षोभ मंडल के ऊपर जो पाया जाता है, वो ओजोन
परत पाया जाता है, जो कि एक अच्छा, जो कि हमको बचाता है किससे, पराबैंगनी किरण से। लेकिन क्षोभ मंडल में जो मिलने वाली ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है उसको बोलते हैं हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं, एक तरह का ये ग्रीन हाउस गैस के कैटेगरी में आता है। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, तो यह है जामनगर में। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, यह है जामनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है, उसको एज प्रजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं, एज प्रजातियां। जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बड़े क्षेत्र की ओर फैल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बाढ़ कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर है, तो वर्षा के वितरण पे निर्भर है। किस पे, वर्षा के वितरण पे। भारत सरकार के सिंचाई आयोग ने शुष्क क्षेत्र माना है, किसको शुष्क क्षेत्र माना है, 10 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले भागों को जो है वो शुष्क क्षेत्र माना गया भारत सरकार के सिंचाई आयोग के द्वारा। अकाल की विभीषिका को कम करने के लिए कौन सी जल बहुत बड़ी सहायता कर सकता है, तो ये भूमिगत जल बहुत जो है अकाल की विभीषिका को कम कर सकता है। जिन चक्रवातों को भारत में समुद्री तूफान के नाम से जाना जाता है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल के जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेघा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है, तो ये किस देश में स्थित है, तो यह है फ्रांस में स्थित है। याद रखना आपको, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखना है। भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत जो है कितने मिशनों का उल्लेख किया गया है, तो ये 8 मिशनों का उल्लेख किया गया है। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, एलमिस्टी ज्वालामुखी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेरू में स्थित है। पेरू में स्थित है, कहाँ पे, पेरू में स्थित है ये एलमिस्टी ज्वालामुखी, याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है, उत्तरी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनें जो है ये किस दिशा में बहती है, ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व। क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है, क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद जो है किसके किसके मध्य है, विवाद है, तो ये रूस और जापान के बीच जो है ये क्यूराइल द्वीप को लेकर जो है आइलैंड को लेकर विवाद है, रूस और जापान के बीच। वेनिसिंग ओशियन, छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, वेनिसिंग ओशियन जो है किससे कहा जाता है, ये आर्कटिक महासागर को कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये छिपता हुआ महासागर किसको कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को। नेक्स्ट है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन मिलाती है, तो ये कील नहर द्वारा मिलाया जाता है। कील नहर मिलाती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। कौन सा अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो ये कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है, तो ये नीलगिरी श्रेणी में जो है दोदा बेटा चोटी जो है वो स्थित है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण, हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, तो इसको अपक्षरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपक्षरण कहा जाता है। रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रावी नदी पर। याद कर लेना आपको, रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जो है रावी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 27 जनवरी 2005 को। कब हुआ, 27 जनवरी 2005 को हुआ राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना। नेक्स्ट, कृषि योग कमांड क्षेत्र की गणना का क्या प्रयोग है, तो एक सिंचाई योजना की तैयारी है। ये क्या है, एक सिंचाई योजना की तैयारी है। 1997 में 11 राज्यों में ग्राम अनाज बैंक की योजना पहले शुरू की गई, तो जनजातीय मामलों के द्वारा ये शुरू किया गया। बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय बांस मिशन जो है कब लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांस को जो बढ़ावा देने के लिए, बांस के विकास के लिए जो है केंद्र प्रायोजित योजना जो है राष्ट्रीय बांस मिशन जो है ये 2006-07 में जो है लॉन्च किया गया, याद रखना है। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। उद्यमी हेल्पलाइन जो है किसके लिए स्थापित किया गया है, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए जो है स्थापित किया गया है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सी रंगराजन। कौन थे, सी रंगराजन, याद रखना आपको, सी रंगराजन। पर्यटन से उत्पन्न आय को रखा जाता है, तो ये अदृश्य निर्यात में रखा जाता है। पर्यटन से जो भी आय उत्पन्न आते हैं जमा होता है वो अदृश्य निर्यात में उसको रखा जाता है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो प्रारंभ कब किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ये 2008 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, वर्ष 2008 में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये सूरत में किया गया, वर्ष 1978 में किया गया। हीरा संस्थान स्थापित किया गया, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में वर्ष 1978 में। ओमकार गोस्वामी समिति का संबंध किससे है,
ओमकार गोस्वामी समिति का संबंध जो है ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है। औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने से है ये वर्ष 1993 में किया गया था इस समिति का गठन। किस प्राणी में जो है रक्त नहीं होता, तो ये हो जाएगा हाइड्रा में जो वो रक्त नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गामा किरणें की जो है ऊर्जा जो वो अधिकतम होती है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारिज या क्या मिलकर बनाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वो किस बीमारी से पीड़ित है, तो वो बुलिमिया उसको कहते हैं कि भोजन किए जा रहा उसको पता नहीं है कि भोजन कब रोकना है, तो उसको बुलिमिया कहते हैं। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्लेगरा होता है। कौन सा होता है, प्लेगरा। यदि विरूपक बल की वस्तु की लंबाई की दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल क्या कहलाता है, तो वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। जो गैस नियमों का पालन करती है उसे कहते हैं आदर्श गैस। क्या कहते हैं, आदर्श गैस। वह ताप जिस पर ठोस और द्रव्य रूपों का समान वाष्प दाब होता कहलाते हैं। क्या कहलाता है, वो हिमांग कहलाता। क्या कहलाता है, हिमांग। नेक्स्ट चलते हैं, वो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसमें कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया था, तो वो है यूरिया। कौन सा, यूरिया जो है सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का जो कि कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था। उस पादप उत्तक का नाम बताइए जो भोजन उपापचयों का संवहन करता, तो उसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, याद रखना है। चना की फसल में किस रोग के आने की संभावना होती है, तो उकटा या विल्ट रोग आने की संभावना होती है चना की फसल में। गेहूं का काला टीक रोग जो है किसके कारण होता है, ये फफूंदी के कारण होता है। किसके कारण, फफूंदी के कारण। बोनी जो है, बोनी किस फसल की प्रजाति है, तो ये टमाटर की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। बोनी जो है टमाटर की फसल की प्रजाति है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, याद रखना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो है प्रमुख फसलों की किसकी किस्में है ये, तो ये अंगूर की किस्म है। सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो ये अंगूर की किस्म है, याद रखना है। हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो बोरा, लोबिया में जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केरल है। केरल जो वह सबसे बड़ा उत्पादक है इलायची और काली मिर्च का। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिची तमिलनाडु में। कौन सा फसल चक्र पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, तो ये धान, मक्का और गेहूं जो है ये उपयुक्त समझा जाता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जो है ये अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किस चीज का है, तो ये मक्का का फसल है। ओके, याद रखना को मक्का का ये अनुवांशिक परिवर्तित फसल है, शक्तिमान 1 शक्तिमान 2। वॉली स्मेश सर्विस ये शब्द जो किस खेल से संबंधित है, तो ये है लॉन टेनिस से। किससे है, लॉन टेनिस से। याद रखना आपको स्मेश सर्विस वॉली जो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है निरंतरता। क्या है, निरंतरता। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। किसके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। सुल्तान अजलन शाह कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे है, हॉकी से। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, कौन सा कप है, फेड कप। फेड कप जो ये डेविस कप की तरह है लेकिन ये महिलाओं का टूर्नामेंट है। यूकी भामरी का संबंध किस खेल से है, तो ये टेनिस से। किससे, यूकी भामरी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, टेनिस से। सर डॉन ब्रैडमैन का जो है किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया, तो ये किससे संबंधित है, डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट से संबंधित है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। स्पर्श रेखा जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये है बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग, ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है आगे। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम क्या है, तो इसको मॉडेम कहा है। इसका सामान्य नाम क्या है, मॉडेम। कंप्यूटर कंट्रोल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है, तो ये अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है, हैकिंग से बचाता है। संचार नेटवर्क और प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग जो है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑनलाइन उपलब्ध जो मुफ्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, ये क्या कहलाता है, तो ये प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोग्राम। पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया, तो ये जीरोक्स के द्वारा बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है,
पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है किस कंपनी ने बनाया, जीरोक्स के द्वारा बनाया गया। एनटीपीसी में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित, इसलिए जो ये सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, आपका आगे जो है CBT 2 का एग्जाम आने वाला इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो फुल डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। एक ही समय में जो है दोनों दिशाओं में जो है डाटा भेजने का प्रयोग किया जाता है फुल डुप्लेक्स के द्वारा। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कंप्यूटर कहलाता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार ये एग्जाम में पूछा गया है। PIL जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका को जब शामिल किया गया था भारतीय न्यायिक व्यवस्था में, तो उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल था। कौन था, विंस्टन चर्चिल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये कहाँ पे, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है वो कहाँ पे, किस ग्रह पे है, तो ये मंगल पे है। कहाँ पे है, मंगल पे है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ग्रामीण सहकारिता सिद्धांत पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय गणित दिवस जो ये कब मनाया जाता है, तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। याद रखना आपको, भारत में बाघ परियोजना जो ये कब शुरू किया गया था, 1973 ईस्वी में। देश में उत्तर पूर्व क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला, तो वर्षा में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। सर क्रीक रेखा कहाँ पे स्थित है, ये कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है इस पे विवाद है, सर क्रीक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है, 180 डिग्री देशांतर। दक्षिण पूर्व अफ्रीका, रूस का पश्चिमी तट चंद्रमा पर और भारत का पश्चिमी तट से सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो ये इन जगह का जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कहाँ पे स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पे, याद रखना आपको, चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये थे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के 100+ जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ये एक तरह का जीके जीएस का सार संग्रह था। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगभग इसमें कवर किए गए हैं, इसलिए बार बार आपको रिवाइज करना है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये वीडियो। ओके, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, NTPC CBT 2 का, SSC GD का, MTS का, CGL का, जो भी एग्जाम है, जो भी स्टेट PCS का एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।